A very good morning to all my dear students. Let's continue with a new topic of the same chapter, National Income Basic Concepts. Today we are going to start with a very interesting topic, meaning of a normal resident of a country. How is it different from a citizen? And what are those categories which are always regarded as the non-residents of any country? तो ये टॉपिक हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट या रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री क्या है। याद रखो, जब भी हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम में सिर्फ रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड किया जाता है, नॉन रेजिडेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए इसे समझने के लिए हमें रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री को समझना बहुत जरूरी है। अब रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन है? ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो किसी कंट्री में कम से कम मिनिमम 1 ईयर तक रहे और उसका उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, मतलब वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए, जैसे कि अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन। तो ये क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट का। It means for a normal resident of a country, a person or an organization must reside in the country for minimum 1 year or is located for minimum 1 year and must have a economic interest within that territory. That is, he carries the basic economic activities of what? Of earning, spending, पहले कमाना, फिर खर्च करना, फिर जोड़ना, एक्यूमुलेट करना। तो ये क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री के रेजिडेंट का। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पहले नटशेल में बता दूं, रेजिडेंट और सिटीजन में बहुत डिफरेंस है। जो रेजिडेंट है वो किसी देश का सामान्य निवासी, अभी मैंने 2 कंडीशन बताई। सिटीजन का मतलब है उस कंट्री का नेशनल, उस कंट्री का सिटीजन, नागरिक, या तो वह वहां पैदा हुआ या कोई और लीगल क्राइटेरिया उसने पूरा किया और उसको वहां की सिटीजनशिप मिल गई। तो एक पर्सन एक ही कंट्री में रहते हुए एक कंट्री का सिटीजन और किसी दूसरे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है। तो आओ अब हम एक एक करके इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बोर्ड पे लिखे हुए नोट्स हो सकता है कि आपको थोड़े कम विजिबल हो, मेरी कोशिश तो है कि आपको एक एक लाइन समझ आए, बट मैं जो पढ़ रहा हूं तो बोर्ड से ही पढ़ रहा हूं, साथ साथ आपको समझा भी रहा हूं। तो जो मेरा वर्बल लेक्चर है और वो बोर्ड पे साथ में आप देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। तो शुरुआत करते हैं अपना कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ रेजिडेंट। इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इंट्रो से शुरू कर रहे हैं। नेशनल इनकम मेजर्स द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कहते हैं किसको मेजर करती है? उन्हीं एक्टिविटीज को जो हमारे कंट्री के रेजिडेंट्स करते हैं। इट इज देयरफॉर नेसेसरी, इसलिए जरूरी हो जाता है, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टर्म को समझें। तो कौन है रेजिडेंट? अ नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन। ध्यान देना, इसमें कोई पर्सन भी आ सकता है और किसी इंस्टीट्यूशन को भी हम इंक्लूड करते हैं जो 2 कंडीशन पूरी करे। Who normally resides, reside कौन करेगा? पर्सन। और is located कौन होगा? इंस्टीट्यूशन in a country, और ब्रैकेट में कहता है stay in the country should be more than a year। तो ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, whose center of economic interest lies in that country, that is the resident carries out basic economic activities। कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। तो उसे उस देश का सामान्य नागरिक, नॉर्मल रेजिडेंट या खाली रेजिडेंट कहा जाएगा, जो कम से कम उस कंट्री में 1 साल तक रहे और वहां रहकर वो कोई बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अगर वो वहां पर पढ़ने के लिए गया है, किसी स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गया है, एज अ टूरिस्ट गया है, रिक्रिएशन के लिए गया है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा।
खास बात उसने बोली है कि वो वहां पर बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अर्निंग करे, स्पेंडिंग करे और कुछ पैसा इकट्ठा करे फ्रॉम दैट लोकेशन। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म रेजिडेंट एंड अ सिटीजन। सिटीजन को बोलते हैं नेशनल। पर्सन बिकम्स द रेजिडेंट बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द कंट्री, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ, और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर लीगल क्राइटेरियन, या कोई और लीगल क्राइटेरिया, उसने वहां पर 7 इयर्स रह लिया, उसको पीआर मिल गई, जैसे हम कहते हैं ना कनाडा में पीआर ले ली, तो वो वहां का सिटीजन बन गया। तो पर्सन बिकम्स द सिटीजन बिकॉज ही वॉज बोर्न इन द कंट्री और ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर लीगल क्राइटेरिया। बट फॉर द रेजिडेंट क्या होना चाहिए? ये दोनों शर्तें, मस्ट रिजाइड इन द कंट्री फॉर 1 ईयर एंड एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए? मस्ट कैरी द इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम दैट लोकेशन। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ रेजिडेंट एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम सिटीजन। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो रेजिडेंट और सिटीजन का हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि रेजिडेंट के लिए तो हमने अभी पढ़ा, सिटीजन के लिए क्या होना चाहिए? पर्सन मस्ट बी आइदर born in that country or on the basis of some other legal criteria he or she will be regarded as the citizen. But resident के लिए क्या कंडीशन पढ़ी हमने? दो क्राइटेरियन पढ़े हमने। क्या? नंबर 1, must reside in that country for 1 year and carries out the basic economic activity. अभी मैंने बताई थी कौन सी बेसिक? अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन। यही हम पढ़ रहे हैं। देखो, a person is treated as a resident of the country on the basis of economic criterion stated above. It is not necessary that the resident must also be the national. जरूरी नहीं है कि वो वहां का नेशनल भी हो। Even the foreigner can be the resident if they pass the above stated economic test. Example दे रहे हैं, large number of Indian nationals, हमारे इंडिया के citizens, they have settled in USA, Australia, Canada, etc. इन countries में वो settle हो गए, but as the residents of the country, for India they are NRIs, बोलते हैं ना NRI, non-resident Indians, लेकिन they remain the Indian nationals, लेकिन वो इंडिया के सिटीजन बने रहते। तो हमने समझ लिया सिटीजन अलग है, रेजिडेंट अलग है, दोनों में डिफरेंस है। रेजिडेंट को ही नॉर्मल रेजिडेंट कहते हैं और सिटीजन को क्या कहते हैं? नेशनल। अब हम कुछ कैटेगरी पढ़ने वाले हैं कि इनको कभी भी उस कंट्री का रेजिडेंट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये वो दोनों टेस्ट पूरे नहीं कर रहे। क्या? रिजाइड्स इन द कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर एंड हैव अ इकोनॉमिक इंटरेस्ट विद इन दैट टेरिटरी। तो ये कुछ कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, 5-6 कैटेगरीज हैं। एग्जांपल्स ऑफ द नॉन रेजिडेंट्स, these are called non-residents because these do not fulfill the criterion of center of economic interest, क्योंकि ये वो वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे। कौन सा क्राइटेरिया? must reside in the country for more than 1 year or minimum 1 year, and second must have economic interest within that territory। तो ये पूरा नहीं कर रहे। नंबर 1, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, these are not treated as the residents of any country but of the international area। जहां के ये बेसिकली है, ये ऑर्गेनाइजेशन वहीं के रेजिडेंट माने जाएंगे। अगर इनके कुछ ऑफिसेज हर कंट्री में है तो ये वहां के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इनका मेन कंसर्न इनका कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जहां से ये शुरू हुए। These are non-residents organization for the country in which these are situated or located. Second, employees of the international organizations. They are considered the resident of the countries to which they belong and not of the international area. बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका मेन जो इंटरेस्ट है वो अपने कंट्री में, वो तो सिर्फ वहां को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉइज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस,
they are considered the residents of the country to which they belong, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, and not of the international area. Third, workers from across the border who cross the borders regularly to work. खास बात, जो रोज अपने बॉर्डर को क्रॉस करते हैं काम करने के लिए in the given country, they are treated as the residents of the country where they live and not the residents of the country where they work. नेपाल और इंडिया के जो बॉर्डर है बुटवल गोरखपुर के पास, वहां से वर्कर आते हैं, काम करते हैं, वापस नेपाल चले जाते हैं क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू ज्यादा है। अगर मान लो वो यहाँ आए, काम किया, वापस नेपाल चले गए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो है इंडिया में, लेकिन वो पहली शर्त क्या है, मिनिमम 1 ईयर वाली, वो तो नहीं रह रहे, तो वो कहाँ के रेजिडेंट माने जाएंगे? नेपाल के ही रेजिडेंट है, नेपाल के ही सिटीजन है। तो देखो फिर से मैं पढ़ रहा हूं, वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस द बॉर्डर्स रेगुलरली टू वर्क, रोज जा रहे हैं काम करने, इन द गिवन कंट्री they are treated as the residents of the country where they live and not the residents of the country where they work. तो ये थर्ड करेंगे। फॉरेन विजिटर्स, बाहर से टूरिस्ट आए, ट्रेवलर आए, जो कि किसी कंट्री को किसके लिए आए? पढ़, या तो स्टडी करने आए हैं, या कोई अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आए हैं, या सिर्फ मौज मस्ती करने आए हैं, रिक्रिएशन, या किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, या किसी कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करने आए हैं। These are the non-residents for the country they are visiting. ये उस कंट्री के क्या माने जाएंगे? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इनका कौन सा इंटरेस्ट नहीं है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसीज and the members of foreign armed forces located in a given country. हमारे कंट्री में यूएसए एम्बेसी में यूएसए का स्टाफ काम कर रहा है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं? यूएसए के लिए, वो वहीं के माने जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ द एम्बेसीज एंड द मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस, they are always treated as the non-residents of the country where they are located. And next, crew of the foreign ships, aircrafts are treated as non-resident. बाहर से कोई शिप आया, आपको पता है मर्चेंट नेवी के शिप, बहुत बड़े बड़े शिप्स बहुत जगह पर जाते हैं, किसी कंट्री में उनको लोडिंग अपलोड करना है, सामान डिलोड करना है, उसके लिए समय लग जाता है। उस सारे प्रोसेस में उनको क्या करना पड़ता है? दे हैव टू स्टे देयर इन दैट कंट्री। तो वो अपने कंट्री के रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री को। वहां की जो क्रू मेंबर्स हैं जो उस शिप के साथ आए हैं, वो हमारे कंट्री के लिए हमेशा क्या रहेंगे? नॉन रेजिडेंट्स। तो ये कुछ कैटेगरीज हमने पढ़ ली और कुछ नीचे हम एग्जांपल्स अब पढ़ेंगे। आर द फॉलोइंग नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, गिव रीजन। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है, क्योंकि आज मैंने कहा आपको सिर्फ यही टॉपिक हम बेसिकली कर रहे हैं, तो डिटेल में मैं आपको करवा रहा हूं। क्या इन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे? क्यों कहेंगे? उसका रीजन, इंडियंस एम्प्लॉयड इन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोकेटेड इन इंडिया। अब WHO में इंडियंस हैं और इंडिया में है WHO, तो पहली बात तो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है और वो इंडिया में ही रह रहे हैं, सो दे आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। ये उसका रीजन हो गया। सेकंड, अमेरिकन टूरिस्ट स्टेइंग इन इंडिया। अब टूरिस्ट है भाई, यात्री है, अभी पढ़ा है आपने, ट्रैवलर, वो तो यहाँ मौज मस्ती करने आया होगा, किसी कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करने आया होगा, कोई मेडिकल रीजन से भी आ सकता है, किसी भी रीजन से आया होगा, वो हमारे कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। तो ये दूसरा। थर्ड, इंडियन वर्किंग इन यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, वही बात हो गई, इंडियंस हैं चाहे यूएसए एम्बेसी में काम करें या WHO के ऑफिस में काम करें, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, सो दे आर ऑलवेज रिगार्डेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। एंड लास्ट इज इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेपाल ऑन डेली वेजेस एंड क्रॉसिंग द इंडियन टेरिटरी एवरी वीक। अब इंडियन वर्कर्स हैं,
नेपाल गए, वापस इंडिया में आ गए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है और रह भी इंडिया में रहे हैं, चलो वहां से कमा तो ला रहे हैं लेकिन दूसरे क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, सो दे आर रिगार्डेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक में पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी बातें बेटे मैंने आपसे बार बार शुरू से कह रहा हूं, हर चीज इंपॉर्टेंट है, अगर उसको आप सीरियस लोगे तो बहुत ध्यान से अपनी स्टडी करते रहो। जल्दी स्कूल भी खुल जाएंगे, ईश्वर की दया रहेगी। अपना बचाव करते रहो, जब तक स्कूल नहीं खुले तो फालतू बिल्कुल मत घूमो और नोट्स अपने बनाते रहो। और वीडियो के लिए मैंने आपको बार बार कहा है, कमेंट्स जरूर डालो, सब्सक्राइब आप कर चुके होंगे, शेयर भी करो जिससे किसी और का फायदा हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।